नमस्कार। आज हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है इसकी चर्चा की थी और हमने यह भी देखा था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत लगभग 2000 साल से भी अधिक के विकास का परिणाम है। वस्तुतः परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो कालखंड है और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो कालखंड है उसमें इतना अधिक फर्क है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को बहुत सारे लोग राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में रखते भी नहीं हैं और यही कारण है कि 1950 के आसपास, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अभी तक पूरी तरह से उदय भी नहीं हुआ था और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का लगभग त्याग किया जा चुका था, उसी समय ये एक बहस प्रारंभ हुई और यह घोषणाएं कर दी गई कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से तात्पर्य है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। यह हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो जब हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं तो हमारा जो आशय है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से है। डेविड ईस्टन ने एक लेख लिखा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इस लेख में वह सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा करता है। पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड या द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो राजनीतिक सिद्धांत मर गया है, ऐसी घोषणा करने के पीछे डेविड ईस्टन दो तर्क प्रस्तुत करता है। उसका पहला तर्क यह है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उत्थान है वो वस्तुतः संकट के काल से होता है और वो उदाहरण देता है कि जब यूनान के राजनीतिक जीवन में सर्वाधिक संकट उत्पन्न हुआ था, उसी समय सुकरात का जन्म हुआ और उसी समय प्लेटो और अरस्तु ने अपने सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की थी। तो जिस यूनानी राजनीतिक चिंतन की हम बात करते हैं उसका उदय यूनान की सर्वाधिक पतनशील अवस्था में या यूनान के जीवन के सर्वाधिक संकट काल के दौर से निकला था। इसी प्रकार से जब हम 16वीं-17वीं शताब्दी में यह देखते हैं कि यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों से लड़ने के लिए और उस अत्यंत संकट के दौर में जनता स्वयं जो है वो एक प्रकार से उसमें सक्रियता उत्पन्न होती है और ऐसे संकटों का मुकाबला करने के लिए ही हॉब्स, लॉक इत्यादि का जन्म होता है। इसी प्रकार मध्यकाल की भी हम यदि बात करें तो मध्यकाल के जो धार्मिक और जो सामाजिक जो संघर्ष का जो समय था और जो जिस धार्मिक राज्य के उत्थान की जो बात थी, उसी संघर्ष में एक्विनास जैसे विचारक का जन्म होता है, ऑगस्टीन जैसे विचारक का जन्म होता है। चाहे हम अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांतियों की बात करें तो वो जो संकट था यूरोप में, उस संकट के परिणाम स्वरूप वोल्टेयर इत्यादि विचारकों का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब संकट उत्पन्न होता है तब तब उस संकट के समाधान के लिए ही चिंतन प्रारंभ होता है और राजनीतिक सिद्धांत का उदय होता है। वर्तमान में हम किसी भी ऐसे संकट के काल में नहीं हैं। हम एक जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं और इस राजनीतिक तंत्र में, जैसा कि डेविड ईस्टन ये कहता है कि मनुष्यों के जीवन में ऐसा कोई वास्तविक संकट नहीं है। तो जब संकट नहीं है तब किसी नए सिद्धांत की उत्पत्ति की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये तो एक पहला कारण है कि जब जब संकट का दौर आता है तभी नए और मौलिक सिद्धांतों का जन्म हुआ
और आज हम उस प्रकार के किसी भी मौलिक सिद्धांत के निर्माण की परिस्थिति में नहीं रहते हैं। ईस्टर्न की दूसरी जो धारणा है वो ये है कि 19वीं शताब्दी में जो राजनीतिक विचारक हैं वो एक प्रकार के इतिहासवाद की धारणा से ग्रस्त हो गए हैं। चाहे सेबाइन की बात करें, चाहे कार्लाइल की बात करें, एजे कार्लाइल, आरडब्ल्यू कार्लाइल, लासवेल, ये जो विचारक हैं, इन विचारकों के जो ग्रंथ हैं वो एक प्रकार के इतिहासवाद से ग्रसित हैं। इतिहासवाद क्या है? अर्थात जो पुराने जो शाश्वत राजनीतिक चिंतन है या जो पुरातन मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रकाश में ही वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन और मूल्यांकन करना। इतिहासवाद जो है या जो इतिहासकार है वो हमेशा पुरातन से चिपके रहना चाहते हैं। वो पुरातन के प्रकाश में वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहता है। ऐसा इतिहासवाद किसी नए राजनीतिक सिद्धांत के सृजन में हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। इतिहासकार की दृष्टि यह नहीं रहती है कि वर्तमान में भी सृजन किया जा सकता है। इसलिए एक प्रकार का जो इतिहासवाद है जिसके अंतर्गत केवल पुरातन का ही वर्णन किया जाता है, केवल पुराने विचारों की ही बार बार व्याख्या का प्रयास किया जाता है, 19वीं शताब्दी, पूरे 19वीं शताब्दी में विचारकों की एक पीढ़ी ने लगभग यही काम किया कि प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक के विचारों को ही बार बार उद्धृत किया गया और किसी भी नए सिद्धांत की, नई रचना की के प्रणयन का प्रयास नहीं किया गया। ये जो दो मुख्य जो बिंदु हैं, और इसके बाद में इसलिए डेविड ईस्टन ये कहता है कि यदि हमें समकालीन संदर्भों में नए राजनीतिक सिद्धांत का यदि उदय करना है तो हम ऐसा सिद्धांत व्यवहारपरक सिद्धांत ही हो सकता है और इसको नैतिक दिशा निर्देश भी मिलना चाहिए ताकि वो समाज से अपने आप को जोड़ सके। तो वह भविष्योन्मुखी है और किंतु वो इतिहासवादिता की आलोचना करता है। इसलिए वो ये कहता है क्योंकि ऐसे किसी भी प्रकार के सिद्धांत का उदय अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए ईस्टन ये घोषणा करता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। ईस्टन के साथ ही एल्फ्रेड कोबा एक और विचारक हुआ है, एक फ्रेंच विचारक है एल्फ्रेड कोबा, COBBAN, कोबा। एल्फ्रेड कोबा भी ईस्टन की जो युक्तियां हैं उनसे सम्मति रखते हुए अपनी बात कहता है और वो यही फिर उद्घोषणा करता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है और अपनी युक्तियों के संदर्भ में वो कुछ तर्क प्रस्तुत करता है। एल्फ्रेड कोबा का भी पहला तर्क यही है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय है होता है वो तब होता है जब अधिकांश जनता राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होती है। और उदाहरण देता है कि प्राचीन यूनान में बहुत सारे नगर राज्य थे किंतु केवल एथेंस में ही राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से एक उर्वर, स्वतंत्र, खुला वातावरण विद्यमान था। सिराक्यूज में निरंकुश राजतंत्र था, स्पार्टा में अल्पतंत्र था, अन्य राज्यों में भी वह स्वतंत्रता नहीं थी नागरिकों को विचार की और विमर्श की जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सिद्धांत निर्माण के लिए, वो केवल एथेंस में विद्यमान थी। इसलिए चूंकि एथेंस के नागरिकों का जीवन अत्यंत सक्रिय जीवन था, उसी सक्रिय जीवन में से ही सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों का जन्म हो सका। इसी प्रकार 16वीं-17वीं शताब्दी में भी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जब जनता सक्रिय हुई और उस सक्रिय जीवन का ही परिणाम था कि हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारकों का जन्म हुआ। उसी राजनीतिक सक्रियता का परिणाम था कि अमेरिकी और फ्रेंच राज्य क्रांतियों का जन्म हुआ। निरंकुश राजतंत्रों से लोहा लिया गया और वर्तमान में जनता पूरी तरह से सक्रियता के स्थान पर संतुष्ट नजर आती है
और जब संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है जन सामान्य में, तो फिर किसी नए राजनीतिक सिद्धांत के प्रणयन की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। दूसरा जो तर्क है एल्फ्रेड कोबा का, वो ये है कि अत्यधिक सत्तावाद की प्रवृत्ति ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण को क्षति पहुंचाई है। जो समकालीन विचारक हैं जैसे काल, चाहे तो हम मैक्स वेबर की बात करें, मार्गनथाउ की बात करें, रॉबर्ट डॉल की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिनका उद्देश्य राजनीति के शक्ति और सत्ता सिद्धांत की व्याख्या करना है। अर्थात समकालीन संदर्भों में राजनीति को सत्ता से पूरी तरह से पर्याय समझ लिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि राजनीतिक गतिविधि का संबंध सत्ता की प्राप्ति से समझा जाता है, सत्ता से चिपके रहने से समझा जाता है, और कैसे अधिकाधिक शक्ति का अर्जन किया जाए, इस मूलभूत भावना के साथ राजनीति को जोड़ दिया गया है। जबकि पुरातन काल में राजनीति का संबंध सत्ता की अपेक्षा मूल्यों के साथ अधिष्ठापित था। अर्थात मूल्यों के प्रकाश में राजनीति की जानी चाहिए। तो जो मूल्याधारित राजनीति थी, उसका स्थान अब सत्ताधारित राजनीति ने ले लिया है, और सत्ता किसी भी प्रकार के मूल्य को महत्व नहीं देती है। तो यह जो सत्ता लिप्सा की भावना है, इस भावना ने भी उस पुरातन राजनीतिक विचार को क्षति पहुंचाई है, जिससे कि राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ था। जो तीसरी बात है, एल्फ्रेड कोबा ये कहता है कि और डेविड ईस्टन से सम्मति रखते हुए ये कहता है कि इतिहासवाद की जो अत्यधिक प्रवृत्ति है, उसने भी राजनीतिक सिद्धांत को क्षति पहुंचाई है, और वो सत्ता का सीधा संबंध भी इतिहासकार से जोड़ता है, क्योंकि इतिहासकार का जो कार्य है वो उन राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना है जिनका सीधा सीधा संबंध सत्ता की प्राप्ति से भूतकाल में रहा था। इसलिए इतिहासकार की दृष्टि भी सत्ता की राजनीति से चिपकी रहती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप में सत्तावाद ने और इतिहासकार की दृष्टि में भी जो सत्ता सिद्धांत है, वही मूल्यों पर अधिक हावी रहता है। इसलिए जो एक अध्ययन की जो इतिहासकार की दृष्टि है 19वीं शताब्दी में हावी रही, और उसने भी किसी भी अच्छे रचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की आशाओं को धूमिल कर दिया। एल्फ्रेड कोबा का जो अगला तर्क है वो ये है कि वर्तमान में राजनीति को सैद्धांतिक अनुशासन में बद्ध मान लिया गया है। अर्थात जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग वस्तु बन गई है, और पॉलिटिकल साइंस जो है एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया है। अब जो राजनीति का जो निर्दिष्ट सिद्धांत है वो केवल अब अध्ययन अध्यापन की वस्तु मात्र बनकर रह गया है। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत का बहुत अच्छा जानकार कभी भी व्यावहारिक राजनीति में के दलदल में नहीं जाता है, जबकि भूतकाल में ऐसा नहीं था। भूतकाल में जो दलीय व्यक्ति होता था वही राजनीतिक सिद्धांतकार भी होता था, और उसकी रुचि इस बात में होती थी कि वह अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करवाने का प्रयास करे। हम जानते ही हैं कि प्लेटो ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक को व्यवहार में लाने के लिए उसने अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रयास किए कि राजाओं को कैसे दार्शनिक बनाया जाए। तो वर्तमान काल की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि व्यावहारिक राजनीति और पढ़ने पढ़ाने का जो विषय है, जो राजनीतिक अध्ययन का विषय है, उन दोनों में एक प्रकार का संबंध विच्छेद हो चुका है। जब तक इस संबंध को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात राजनीति के विज्ञान को पढ़ने वाले, राजनीति के सिद्धांत को पढ़ने वाले लोग ही यदि उसे व्यवहार में लागू करवाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक राजनीति का अर्थ जो है वो व्यावहारिक राजनीति के लिए नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस एकेडमिक डिसिप्लिन के बंधन से राजनीति विज्ञान को मुक्त करना ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से। और आगे जो एल्फ्रेड कोबा है वो ये कहता है
कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो वो एक रचनात्मक सिद्धांत होता है, और उसकी रचनात्मकता जो है वो इस बात से तय होती है कि जो सक्रियता है वो जन सामान्य की सक्रियता वो कितनी है। और फिर वही बात आती है कि जो जन सामान्य की जो सक्रियता है वो तब होती है जब नैतिक एक निर्देशन उसको मिलता है। तो यहाँ पर भी ये बात है कि जैसे कि सुकरात के निर्देशन में पूरे यूनान के जो युवक हैं वो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सक्रिय हो गए थे। इसी प्रकार भूतकाल में जब जब संकट आए हैं तब तब जन सामान्य सक्रिय हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्ता जो है वो दिशाहीन है वर्तमान में। इसलिए यदि जन सामान्य किसी नैतिक दिशा से निर्दिष्ट होकर के यदि आंदोलन करता भी है तो उसे दिशा देने वाली सत्ता का अभाव है। इसलिए सत्ता को पुनः मूल्याधिष्ठित करने की आवश्यकता है। यदि सत्ता केवल शक्ति से ही जुड़ करके रह जाएगी तो चाहे कितने ही राजनीतिक आंदोलन हो, जनता के जो प्रयास है उसके प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाएगी। इन सब तर्कों के आधार पर एल्फ्रेड गोमा यह घोषणा करता है कि क्योंकि अभी ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं कि मूल्यों के प्रकाश में किसी श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत का प्रणयन किया जा सके, इसलिए वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा करता है। जैसे ही राजनीतिक सिद्धांत के ये पतन की घोषणाएं हुई वैसे ही उनके विरोध में अनेक स्वर मुखरित हुए और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात की जाने लगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, किंतु अब राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हो रहा है। इस पुनरुत्थान का अर्थ क्या है और पुनरुत्थान की व्याख्या किसने की, ये सब जानने के लिए हम अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।